आज हम लोग बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज की सोशल साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो देखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो किया गया है यह 1973 में किया गया और संविधान संशोधन का मेन उद्देश्य था कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द को जोड़ा गया। शब्द जोड़ा गया जैसे समाजवाद। तो इस पहले क्वेश्चन में संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया इसके द्वारा यह 1973 में किया गया और इसके तहत आप देखेंगे तो संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे पंचायत शब्द होगा केवल। यहाँ पे या न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो न्याय पंचायत है यह 5 वर्ष के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में या वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। सीएजी का मतलब होगा कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी का मतलब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू है और कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 14वें हैं। भारत के सीएजी या भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी स्थिति जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उन्हीं की जैसी है। जैसे ब्रिटेन का सम्राट होते हैं उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। तो आप देखेंगे यह कथन भारत के संविधान जो बनाया गया उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन। अगला देखेंगे सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। तो आप लोगों या हम लोगों को सबको यह पता है
ये देखेंगे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ग्यारह सौ इक्यानवे में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का, इसमें आप देखेंगे कि गोरी जो है पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं विजयी होते हैं। एक वर्ष के बाद पुनः वह तराइन के मैदान में आता है और 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। इसमें जो है गोरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान चौहान की पराजय हो जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 12वीं शताब्दी में तो विदेशियों का आक्रमण भारत पे होने लगा और इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली पर, अजमेर पर यह पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके सत्ता ग्रहण करते। इस प्रकार से देखा जाए तो 13वीं शताब्दी आते आते यहाँ से जितने छोटे छोटे राजवंश थे सबको इन्होंने पराजित करके दिल्ली पर जो है तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है। और आप देखेंगे दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश था ममलूक वंश था और उसका इसी को दास वंश कहते हैं और उसका जो शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी होगी। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है तो यहाँ पे यह चारों लोहों की प्रजाति दी गई है। आप देखेंगे सिडेराइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है और लिमोनाइट। यह चारों लोहों की प्रजातियां हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, जिसमें जिसके अयस्क में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटाइट जो होता है यह नंबर 1 लोहा होता है। सबसे बढ़िया लोहा जो होता है मैग्नेटाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं शामिल था। ये पूछ रहा है मुगल काल में कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो आप देखेंगे अब्दुल फजल शामिल थे, तानसेन शामिल थे, आप देखेंगे फैजी भी थे, लेकिन ये रैदास जी जो थे रैदास नहीं थे। ये इनको आप देखेंगे तो यह भक्ति काल से संबंधित थे। यह एक संत थे और ऐसा भी मिलता है कि यह संत कबीर दास जी के शिष्य थे। जी के शिष्य थे और यह बनारस में रहते थे। तो यहाँ पे अकबर के नवरत्नों में देखा जाए तो अब्दुल फजल, तानसेन, फैजी और यह थे शामिल, लेकिन यह रैदास नहीं थे। इसके अलावा आप देखेंगे मान सिंह थे, इसके अलावा टोडरमन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। तो यह सब जो है इसमें थे, लेकिन रैदास नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की। तो देखेंगे कि आप लोग इतिहास में कि जो पहला वंश होता है ममलूक वंश होता है और ममलूक वंश का जो शासक था कैकुबाद 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 की हत्या आप देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई। और जलालुद्दीन की हत्या आप देखेंगे जलालुद्दीन की हत्या जलालुद्दीन की हत्या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसका इसका दामाद इसका दामाद प्लस भतीजा था।
भतीजा था। तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की? वह जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। तो यहाँ पे आपका सही जो है यह है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका भाई, भाई का लड़का, बाद में वह दामाद बना और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कला मणिपुर में बुलाया और गंगा नदी में ये मिलने पहुंचता है और उसी समय गंगा नदी में ही तलवार से इसके सर को अलग कर देता है और स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन देखेंगे, पूछ रहा है कि गुप्त काल में था, मौर्य काल में या राजपूत काल में या महाजनपद काल में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जौहर प्रथा देखेंगे, एक जौहर प्रथा थी, दूसरी होती है सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या होता है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह औरत अपने पति के चिता के साथ स्वयं को जलकर भस्म कर लेती है। तो इस स्थिति को सती प्रथा कहा जाता है। अब जौहर प्रथा चूंकि जो है तो यह देखेंगे जौहर प्रथा राजपूत काल में प्रचलित थी। कहने का मतलब जब आप देखते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो राजा रत्नसेन को जीतने से पहले ही आप देखेंगे कि जितनी वहां की महिलाएं थीं सभी ने जौहर कर लिया। तो जौहर प्रथा आपको मिलेगी राजपूत काल में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का, यहाँ पे निगमन होगा, निगमन, मुद्रा का निगमन, मुद्रा का निगमन कौन करता है? आपसे पूछ रहा है कि सेबी के द्वारा मुद्रा का निर्गम किया जाता है, ईडी के द्वारा किया जाता है, इरडा के द्वारा किया जाता है या आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक या इसी को आरबीआई के नाम से जाना जाता है, तो भारत में मुद्रा का निगमन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीबीडी का मुख्यालय कहां पर है? तो आप देखेंगे पूछ रहा है ऑप्शन में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जौनपुर। अब इसमें देखेंगे ये जो चारों शहर हैं उत्तर प्रदेश के शहर हैं और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आप देखेंगे 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 में लखनऊ में सीबीडी की मुख्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आपका उत्तर ये होगा, मतलब लखनऊ होगा। अगला क्वेश्चन है कि अजंता में गुफाओं की संख्या है, पूछ रहा है। आप देखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे औरंगाबाद में स्थित है और पूछा जा रहा है कि गुफाओं की संख्या कितनी है। आपसे पूछ रहा है 42 है, 25 है, 30 है, 20 है। तो आप देखेंगे कि जो अजंता की गुफाएं हैं इनकी टोटल संख्या आप देखेंगे तो यह संख्या है 30 और इन गुफाओं को खोजने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है कर्नल सलीमन। यह जो है गुफाएं कर्नल सलीमन के द्वारा खोजी गई हैं। सलीमन के द्वारा यह गुफाएं खोजी गई हैं और यह आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, औरंगाबाद में इनको खोजा गया है और खोजकर्ता जो हैं ये हैं कर्नल सलीमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री है।
तो आप देखेंगे तो यह जितने भी यात्री हैं यह तो सब विदेशी हैं। अब इसमें आप पूछ रहा है कि भारत आने वाला चीन से कौन भारत आया है? तो आप देखेंगे पहले में है पेंसांग, दूसरा क्वेश्चन है इब्न बतूता, तीसरा है मार्को पोलो और चौथा है मेगास्थनीज। तो आप देखेंगे यह जो हेमसांग है यह है आने वाला है, यह चीन से आया है। मार्को पोलो देखेंगे तो यह इटली से आया है और इसके बाद इब्न बतूता देखेंगे तो ये अफ्रीका के मोरक्को से आया। अफ्रीका अफ्रीका के मोरक्को से, अफ्रीका के मोरक्को से, ये अफ्रीका के मोरक्को से आया है। मेगास्थनीज आप देखेंगे तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह ग्रीक यूनानी था, यह यूनान से आया था। तो आपसे पूछ रहा है कि चीनी चीनी यात्री की बात कर रहा है बारे में। तो चीन से आने वाला यात्री था वह था आपका हिंग सांग। तो हिंग सांग जो आया है यह सबसे पहले भारत में आया है। अब देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन एक में देखेंगे चेरापूंजी है, बी में मौसिनराम है, इसके अलावा सा में देखेंगे मेघालय है और दा में देखेंगे आप लोग केरल। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान को प्राप्त होती है। अब इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह पूर्वोत्तर भारत में होती है और पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो वह स्थान है आपका मेघालय में और स्थान का नाम है मौसिनराम। अब जैसे भारत के मानचित्र पर नजर डाला जाए तो देखा जाए कि यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में यह वाला जो क्षेत्र है यहीं पे आपका स्थित है मेघालय। मेघालय अब केरल देखा जाए तो केरल यहाँ पे आपको मिलेगा, केरल यहाँ पे मिलेगा, केरल। और चेरापूंजी पहले तो चेरापूंजी था लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होती है यह आपके मौसिन राम में प्राप्त होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है कितनी समय में सूर्य से चलकर पृथ्वी तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आप कि सूर्य आपका यहाँ पे सूर्य स्थित है और यहाँ पर पृथ्वी स्थित है, यह आपका सूर्य है और यहाँ पे आपकी पृथ्वी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इसका प्रकाश चलता है, प्रकाश कितने समय में इस दूरी को तय करके जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है यह पृथ्वी तक पहुंच जाता है सूर्य से चलने वाला प्रकाश। तो कह रहा है कि 5 मिनट 8 सेकंड में, 6 मिनट 3 सेकंड में, 4 मिनट 3 सेकंड में, 8 मिनट 3 सेकंड में। तो आप देखेंगे सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश चलता है उसमें जो समय लगती है वह समय आपका है 8 मिनट 3 सेकेंड। 8 मिनट और 3 सेकेंड में यह जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। चालुक्य वंश को आप देखेंगे तो इसी को सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो चालुक्य वंश की स्थापना देखेंगे 3 बार होता, जैसे चालुक्य आप देखेंगे वादामी, चालुक्य, बेगी, चालुक्य। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से चालुक्य वंश की स्थापना होती है। इसमें आपसे पूछ रहा है, नाम दिया गया है कि जय सिंह, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम और रणराज। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शासक है कि जो सबसे प्रतापी था, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसमें आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली शासक जो था यह पुलकेशिन द्वितीय था। और आपको यह भी पता होगा कि वर्धन काल में
जिस समय आप देखेंगे वर्धन काल में शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को यह जो नर्मदा नदी के तट पे पराजित किए थे। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर इनके द्वारा पराजित किया गया था। नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को इनके द्वारा पराजित किया गया था। तो इस प्रकार से सबसे शक्तिशाली शासक जो है वह है आपका पुलकेशिन द्वितीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर्ष चरित्र के रचयिता, हर्ष चरित्र के रचयिता। आपको पता है कि गुप्त वंश जब समाप्त होता है तो गुप्त वंश के बाद अगला वंश जो आता है वह आता है वर्धन वंश। और वर्धन वंश में 3 शासक हुए थे, जिसमें देखेंगे आप जो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और इसके बाद हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा कि जो उत्तर भारत के सम्राट, और कुछ इतिहास के सूत्रों में इनको भारत का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, हर्ष चरित्र रचना किसकी है, इसमें पूछा जा रहा है उत्तर में कि हर्ष के द्वारा, भवभूत के द्वारा, भवभूत के द्वारा और बाणभट्ट के द्वारा। तो हर्ष चरित्र में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दा होगा ये होगा मातंग, मातंग यहाँ पे ऑप्शन दा रहेगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे मातंग होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो रचना है किसकी रचना है, क्योंकि अब आपसे पूछा गया है कि हर्ष, हर्ष स्वयं एक लेखक भी था और इसका दरबारी कवि जो थे वह बाणभट्ट थे। तो आपको अब बताना है कि रचना यह किसकी है। तो बाणभट्ट की यह रचना है, और बाणभट्ट की एक और रचना है जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। आप देखेंगे इसकी जो दूसरी रचना है बाणभट्ट की, वह है, बाणभट्ट की दूसरी रचना आप देखेंगे, क्यों कट रहा भाई, रचना है कादम्बरी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि वह बजट, यह बजट के बारे में पूछ रहा है कि जिसमें आय व्यय बराबर होता है किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे जीरो आधारित बजट में, घाटे के बजट में, संतुलित बजट में, बचत बजट में। तो यहाँ होगा जो आय होती है, व्यय होती है, वह बराबर होती है यह संतुलित बजट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक लवण किस सागर में पाया जाता है। यहाँ पे 4 ठो सागर दिया गया है, पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है मृत सागर, तीसरा आप देखेंगे तो लाल सागर, और अंतिम है भूमध्य सागर। अगर मैप पर देखा जाए तो मैप पर स्थित देखा जाए सागरों का, जैसे मान लिया जाए यह आपका मैप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक सागर है, तो यह वाला सागर देखा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे यह वाला जो है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब यहाँ पे देखेंगे यह है आपका लाल सागर, और कैस्पियन सागर आप देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे यह रसिया में पड़ेगा, वर्तमान रूस में जो है, रूस में
कैस्पियन कैस्पियन सागर, कैस्पियन कैस्पियन सागर। और इसके बाद देखेंगे मृत सागर जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मृत सागर, यहाँ पे एक देश है इजराइल। इजराइल और जॉर्डन, जॉर्डन के बीच में जो स्थित सागर है, यह सागर आपका है मृत सागर, मृत सागर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सागर है जिसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक जो लवणता वाला सागर है, यह सागर है आपका जो है मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्षों तक शासन किया। तो आप देखेंगे कि खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था और यह अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का द्वितीय शासक था, कितने वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। तो आप देखेंगे यह 20 वर्ष तक शासन किया था। आप देखेंगे 1296 से यह 1296 ईस्वी से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठा, 98 से लेकर और 1316। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक यह जो है दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। और बाद में आप लोग देखेंगे तो जलोदर की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद देखेंगे तो अगला शासक बैठता है जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें पूछा जा रहा है महेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है, नरसिंह वर्मा के द्वारा लिखा गया है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, राजराज प्रथम के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि मत विलास प्रहसन जो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, यह जो पुस्तक है यह जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है और कहा जा रहा है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको उत्तर देना है। इसमें देखेंगे यह पुस्तक लिखी गई है महेंद्र बर्मन के द्वारा, महेंद्र वर्मा या महेंद्र बर्मन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत के किसान हैं जिनके द्वारा कृषि की जाती है, तो किस कारण से भारत में उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम पाया जाता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, जैसे गेहूं मान लीजिए, चावल मान लीजिए, आप दालों को मान लीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि उत्पादकता कम होने का कारण क्या है। तो इसमें दिया गया विकल्प में कि पिछड़ी तकनीक, साख का अभाव, जोत का छोटा होना, उपर्युक्त सभी। तो आप देखेंगे भारत में आज भी वही कुदाल फावड़ा हुआ या बैलों का प्रयोग होता है, यहाँ पे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह भी कारण होगा पिछड़ने का। दूसरा है साख का अभाव, यहाँ पे किसान आप देखते हैं तो अधिकतर गरीब होते हैं और गरीब होने के कारण उनके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं होने के कारण या साख के अभाव में भी वह उन्नत किस्म के बीजों को और उन्नत खादों का प्रयोग नहीं कर पाते, बीज और खाद को यह लोग नहीं ले पाते हैं, इस कारण भी उत्पादकता कम होती है। इसके बाद यहाँ पे जोत का आकार छोटा होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अगर 1 बीघा जमीन है, उसके पास 2 बच्चे हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद
वह जो 1 बीघे का खेत था, वह उसका आकार और घट के मान के चलिए आप 10 बिस्सा में हो जाता है। तो इन सभी कारण जो है कम उत्पादकता होने के लिए सभी कारण जिम्मेदार हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो उपर्युक्त में सभी कारण होंगे जिनसे भारत की कृषि में उत्पादकता कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वी प्रकार की घाटी, यहाँ पे पूछा जा रहा है वी प्रकार की घाटी नदी किस मार्ग से बनाती है। जैसे आप देखेंगे नदी बहता हुआ जल से यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी आकार की घाटी है और यह नदी के किस मार्ग में बनती है, ऊपरी मार्ग में, मध्यम मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर। तो आप देखेंगे जो मध्यम मार्ग होता है तो मध्यम मार्ग में नदी जो बनाती है यहाँ पे विसर्प लेकर चलती है, विसर्प के साथ नदी बहती है और विसर्प में नदी आप देखेंगे तो यहाँ पे गोखुर झील बनाती है, गोखुर झील बनाती है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक तटबंध बनाती है या प्राकृतिक बांध बनाती है, प्राकृतिक बांध नदी यहाँ पे बनाती है। नदी मुहाना जो होता है, मुहाने पे नदी डेल्टा बनाती है, मुहाने पर नदी डेल्टा बना लेती है, डेल्टा बनाती है, मुहाने पर नदी अपना डेल्टा बना लेती है। इसके बाद देखेंगे ऊपरी मार्ग में, मतलब जहां से इसका उद्गम होता है, तो आप देखेंगे ऊपरी मार्ग में जो सबसे ऊपर वाला मार्ग है वी आकार की घाटी नदी ऊपरी मार्ग में जो है बनाती है। नदी जो है जब उतरती है तो ऊपरी मार्ग में, मान लीजिए यह पर्वत है और पर्वत के काट के नदियां निकलती हैं, तो जैसे पर्वत से नदी निकलती है तो पर्वत को काट कर जैसे आप देख लेंगे कि जो पूर्ववर्ती नदी है, जैसे आप सतलज को देख लीजिए, सतलज के अलावा आप देखेंगे तो गंडक नदी हो आपकी हो जाएगी या सिंधु नदी हो जाएगी। जैसे ये पर्वतीय भागों में से निकलती हैं तो वहीं पर इनके द्वारा जो है वी आकार की घाटी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे होगा ऊपरी मार्ग में, मार्ग से यह जो है वी आकार की घाटी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व है, यहाँ पे पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि 2 से 2 है, 9 से 5 है, 5 से 5.5 है और इसके बाद 9 से 4 के बीच में है। तो पृथ्वी का देखेंगे औसत घनत्व जो पाया जाता है वह 5.5 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भृगु जो एक आकृति है, तो पूछा जा रहा है कि इस आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे पहला है कि पहाड़ी भागों में, दूसरा है समूहों में, तीसरा है हिमानी क्षेत्र में, चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पे समूह ना होके बल्कि समुद्र होगा, समुद्र। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो समुद्र है। अब चारों में से आपको बताना है ये जो भृगु है, भृगु का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आप देखेंगे हिमानी क्षेत्र में, तो हिमानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें सर्प बनते हैं, आप इसमें देखेंगे तो यू आकार की घाटी बनती है, मरुस्थल में देखेंगे तो बालू का स्तूप होता है, बरखान बनेगा। तो यह जो है भृगु का निर्माण होता है समुद्र के किनारे। यहाँ पे बी आंसर आपका सही होगा, समुद्र के किनारे जो है भृगु का निर्माण किया जाता है या होता है। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब देखेंगे आप लोग भारत का संविधान जब बन रहा था तो भारत के संविधान में बनाने में बहुत लोगों का सहयोग था और लगभग 6 समिति इसमें बनाई गई थी। तो एक व्यक्ति के द्वारा सारा कार्य किया नहीं जा सकता, तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए कि इनको अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी प्रकार देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज्वालामुखी
उद्गार, यहाँ पे कहा ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। इसमें ऑप्शन दिया है सियाल, सीमा, निफे और लावा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो सियाल है, सीमा है और निफे है, तो यह देखेंगे आप लोग पृथ्वी की आंतरिक परतों का नाम है। पृथ्वी पे जो आंतरिक परत है, जैसे सबसे ऊपरी जो परत है इसको कहा जाता है सियाल, दूसरी जो परत है इसे बोला जाता है सीमा, और जो तीसरी परत है इसे बोला जाता है निफे। तो यह पृथ्वी के आंतरिक भागों का नाम है। इसमें देखेंगे जो द्रव द्रव पदार्थ है, जब यह पृथ्वी के अंदर रहता है या भूगर्भ में रहता है तब इसको बोला जाता है मैग्मा। इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। जैसे यह भूतल पे आ जाता है, धरातल पे आ जाता है, तब इसको लावा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वह होगा आपका लावा। तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बोरोमीटर से, एनीमोमीटर से। अब आपको सापेक्ष आर्द्रता दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से, यंत्रों का नाम दे दिया गया है, इससे मापा जाता है। अब जैसे देखेंगे आप यहाँ पे बोरोमीटर से देखेंगे तो वायु दाब मापा जाता है। बोरोमीटर से वायु दाब हो जाएगा आपका, वायु का दाब। एनीमोमीटर से आप देखेंगे इससे गति की, हवा की गति, इससे जो है हवा की गति और गति और गति और दबाव। इसके बाद देखेंगे हाइग्रोमीटर से तरल पदार्थ। इससे आप देखेंगे हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ। और इस प्रकार आप देखेंगे जो सापेक्ष आर्द्रता है वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ, इसमें दूध हो सकता है या कोई अन्य लिक्विड वाली चीजें हो सकती है। बोरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर से आप देखेंगे हवा की गति और उसका जो है दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, देखेंगे धन्वंतरी। पूछ रहा कि धन्वंतरी जो है किस काल के वैद्य हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मौर्य काल दे रहा है, गुप्त काल दे रहा है, महाजनपद काल और राजपूत काल। तो देखेंगे सबसे पहले जो आता है, यहाँ पे अगर क्रमबद्ध किया जाए तो सबसे पहले जो काल आता है आपका प्रथम स्थान पे आता है वह महाजनपद आता है। प्रथम स्थान पे महाजनपद, महाजनपद। इसके बाद महाजनपद काल आता है। आप देखेंगे दूसरे स्थान पे आपका आता है मौर्य काल, मौर्य काल। तीसरे स्थान पे आप लोग देखेंगे क्रम के हिसाब से आता है गुप्त काल, गुप्त काल। और चौथे स्थान पे देखेंगे आप लोग तो आपका आता है राजपूत काल, राजपूत काल। अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल या धन्वंतरी किस काल के राज या काल में वैद्य थे। तो आप देखेंगे धन्वंतरी जो थे यह गुप्त काल में वैद्य, गुप्त काल के वैद्य धन्वंतरी थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी। यहाँ पे पूछ जा रहा है कि विश्व की सबसे नदी, जो नदी है सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन में दिया है राइन, नील, मिसिसिपी और हांगहो। अब
अगर वर्ल्ड के मानचित्र पे देखा जाए तो यह जो मिसिसिपी नदी है यह बहती है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। आप देखेंगे हांगहो जो है यह बहती है चीन में। राइन आप देखेंगे तो यह यूरोप में बहती है, यूरोप में। और नील को आप लोग देखेंगे तो नील नदी जो बहती है अफ्रीका में, अफ्रीका में। और चीन आप देख जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में जो नदी बहती है अफ्रीका में, जिसका नाम है नील नदी, यही सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा नील नदी होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे चौड़ी नदी, तो उस समय सबसे चौड़ी नदी, ये तो लंबी की बात हो रही है, अगर सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तब आपका हो जाएगा अमेजन नदी, अमेजन, अमेजन। ये सबसे चौड़ी या बड़ी, सबसे चौड़ी या बड़ी पूछ दे तो बड़ी जो आपकी है, बड़ी नदी जो सबसे है यह आपकी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ठो ज्वालामुखी दिए गए हैं, जैसे देखेंगे पोपा है, वेसुवियस है, फ्यूजियामा है, यह फ्यूजियामा होगा। अगला जो है फ्यूजियामा है। और इसके बाद देखेंगे स्ट्राम्बोली है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी सक्रिय है और जिसके मुख से, सक्रिय मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिसके मुख से राख आदि हमेशा अग्नि निकलती रहे, उस ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फ्यूजियामा है ये फ्यूजियामा होगा, फ्यूजियामा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली आपसे आप देखेंगे तो यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली जो है सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्योंकि सक्रिय आपसे पूछा जा रहा है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है, एक प्रासुप्त होता है, एक शांत। तो एक सक्रिय आपका हो गया पहला, सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार में आप देखेंगे दूसरा जो है, पहला, दूसरा आपका हो जाएगा प्रासुप्त, दूसरा जो है प्रासुप्त। और तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है वह है आपका शांत। तो आप देखेंगे जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह है आपका स्ट्राम्बोली, क्योंकि स्ट्राम्बोली को आप देखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इसी को आप देखेंगे तो भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का, सागर का प्रकाश स्तंभ, स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये सक्रिय ज्वालामुखी तो स्ट्राम्बोली है। वेसुवियस जो है यह प्रासुप्त ज्वालामुखी है, या इसी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें जो है रुक रुक कर उद्गार होता है और वर्तमान में इसमें उद्गार हो रहा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन के दृष्टि से देखा जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण होगा वह आपका स्ट्राम्बोली होगा, ना कि वेसुवियस होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो भारत का संविधान बनाया गया है इसमें पूछ रहा है कि जो समानता का अधिकार है यह किस अनुच्छेद में पाया जाता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 6 से 12 में, अनुच्छेद
16 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में। तो यहाँ पे जो समानता का अधिकार है यह आपका है 14 से 18 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बैंक ड्राफ्ट क्या है। यह बैंक ड्राफ्ट की बात कर रहा है कि बैंक ड्राफ्ट क्या है। इसमें आप देखेंगे साख मुद्रा है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है, परिवर्तनशील मुद्रा है। तो यह जो है परिवर्तनशील मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। यहाँ पे इस रोड का निर्माता पूछ रहा है कि किसके द्वारा इस रोड का निर्माण करवाया गया है। ऑप्शन में दिया है अकबर, दूसरा है शेर अफगान, तीसरा है शेर शाह सूरी, चौथा है नादिर शाह। तो आप देखेंगे नादिर शाह जो था यह ईरान का रहने वाला था, यह ईरान का था। शेख अफगान देखेंगे, शेख अफगान तो यह जहांगीर से संबंधित था, जहांगीर के समय था। अगला देखेंगे आप शेर शाह सूरी, यह देखेंगे अकबर और हुमायूं के मध्य में था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कौन कराया। यह सूर्यवंश का शासक था शेर शाह सूरी, इसी के द्वारा करवाया गया था। इसका बचपन का नाम फरीद था, इसी के द्वारा जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक महान को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत का नेपोलियन देखेंगे, यह शब्द जो भारत नेपोलियन, यह जो कथन है आप देखेंगे, यह कथन जो है यह स्मिथ का कथन है। स्मिथ का यह कथन है, इन्हीं के द्वारा कहा गया है नेपोलियन। स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और यह शासक है नेपोलियन इसलिए कहा गया है क्योंकि नेपोलियन रहने वाला कहाँ का था, यह फ्रांस का था। नेपोलियन फ्रांस का शासक था और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। यह भी आप देखेंगे तो उत्तरापथ के राज्यों पर और दक्षिणापथ के शासकों को विजय किया था, यह कभी पराजित नहीं हुआ था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत के नेपोलियन का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित इसी को बोला जाता है कायांतरित, इसी को कायांतरित के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। तो इसमें आप देखेंगे ग्रेनाइट जो है यह रूपांतरित शैल नहीं है, बल्कि यह आग्नेय शैल है। यह आग्नेय शैल है, आपका आग्नेय शैल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। पूछा जा रहा है कि जो आप देखेंगे यह तुगलक वंश का शासक था, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ये पूछा जा रहा है कि जब यह शासक बना तो अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पे ले गया।
अब देखेंगे तो यह दौलताबाद कह रहा है, कालिंजर कह रहा है, लाहौर कह रहा है, कन्नौज। तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ योजनाएं लाई गई थी, जैसे 5 कार्यों के लिए फेमस है। उसी में एक है आपका राजधानी परिवर्तन, जैसे दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि किया है, कर वृद्धि किया। इसके बाद आप देखेंगे कराची अभियान के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे खुरासन विजय का यह प्लान बनाता है। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा यह चलाता है, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। तो इस प्रकार आप पूछा जा रहा है कि राजधानी परिवर्तन करके कहां ले गया? यह ले गया था दौलताबाद। दौलताबाद का आप नाम देखते हैं, देवगिरी नाम भी मिलता है, देवगिरी, देवगिरी नाम भी मिलता है। इसी को कुतुबाबाद के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबाबाद, कुतुबाबाद या देवगिरी के नाम से इसको भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो यहाँ पे देखेंगे अश्व अक्षांश इसलिए कहा गया है कि जब यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने आते थे, तो जब 30 अंश अक्षांश के पास इनकी जहाज पहुंचती थी, चूंकि उस समय तो इंजन वाली जहाज थी नहीं, पालदार जहाजों के द्वारा व्यापार होता था, तो वहां पे आप देखेंगे हवा की गति जहाजों के विपरीत होने के कारण जहाजें चल नहीं पाती थी, उनकी गति अवरुद्ध हो जाती थी। तो इसलिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो समुद्र में फेंक देने के कारण इस स्थान का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश, और यह पड़ेगा 30 अंश अक्षांश पर पाया जाता है। अश्व अक्षांश 30 अंश अक्षांश पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि गल्फ स्ट्रीम है, पूछा जा रहा है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है यह क्या है। तो आप देख, ऑप्शन दिया गया है कि खाड़ी में एक नदी है, ये जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, ध्रुवीय धारा है, महासागरीय धारा है। तो चूंकि आप देखेंगे तो यह एक गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, कैसी धारा है? गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है, और यह जो उत्पन्न होती है मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, लेकिन यह महासागरीय धारा है, यह महासागरीय धारा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपको हम बता रहे हैं कि पहले भी प्रश्न में डिस्कशन किया गया है कि तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध तब किसके किसके बीच हुआ था? तो आप देखेंगे यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और यह हुआ था प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। और यहीं पे क्लास को मैं विराम कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।